Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday we just intro about the type of bonds. तो उसमें हमने बात की थी आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले कि हम बॉन्डिंग पे जाएं, इन्होंने हमें कुछ थीरीज के बारे में बताया था। और यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ आपके सामने है, टेबल है, जिसमें बता रहा है कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, यानी कि सिमिलर एटम हो अगर, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन है। इसका पोलर कोवेलेंट क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगी, लेकिन एक आपके पास जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और एक की कम है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। और थर्ड वन आपके पास आयनिक की एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें टोटली पॉजिटिव चार्ज है और टोटली नेगेटिव चार्ज है, कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज है। इसमें हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसमें हम कहते हैं लुइस कंसेप्ट। अब लुइस कंसेप्ट क्या है? विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट वी कैन अंडरस्टैंड द टेंडेंसीज ऑफ एलिमेंट्स टू हैव रिलेशन विद ईच अदर, कि एलिमेंट्स में क्या एबिलिटी है, उनकी टेंडेंसी क्या है कि वो एक दूसरे के साथ क्या बनाए, रिलेशन बनाए। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी के साथ क्लास में फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो उसके पीछे मोस्टली क्या होता है, कोई रीजन होती है। आप कभी भी नालायक बच्चे के साथ अपना दोस्त नहीं बनाते। आप कहते हैं कि या तो वो लाइक हो, या वो किसी एक्टिविटी में अच्छा हो, या गेम्स में हो, व्हाटसोएवर, कोई भी उसके पीछे रीजन आप देखते हैं, फिर उससे फ्रेंडशिप करते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनाते हैं एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ, ये बड़े सियाने होते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, फायदा देखते हैं कि अगर मैं इसके करीब जाता हूँ, या अगर मैं इससे फ्रेंडशिप करता हूँ, या अगर मैं इससे बॉन्ड बनाता हूँ, तो उसमें मुझे क्या फायदा होगा, या उसमें मेरा बेनिफिट क्या है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो है आज हमारा आयनिक बॉन्ड का। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक अबाउट द आयनिक बॉन्ड। अच्छा जी, अब गौर से सुनिएगा, जो इसकी ये हाईलाइटेड फॉर्म में है, या ऑलरेडी उसने हाईलाइट किया हुआ रेड कलर में यहाँ पे मेरे पास डेफिनेशन को। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट थ्योरी, कि अब लिस्ट थ्योरी के मुताबिक आयनिक बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड है वो क्या है, इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर हो जाए, और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम विद लो आयनाइजेशन एनर्जी, या इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, लो आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि मेटल्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, आराम से जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, टू एटम विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उन एटम्स के पास आ जाए जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे कि आप यहाँ पे देख लें, हम बात कर लें किसी भी एलिमेंट की, आप देख लें सोडियम Na, ठीक है, प्लस Cl, ये दो एटम है। आपको पता है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो है, बहुत ज्यादा लो है। ये इजीली अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन दे देता है, जबकि क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके बाद क्या हुआ, सोडियम के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव चार्ज। अब इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से पॉजिटिव ने नेगेटिव को क्या कर लिया, अट्रैक्ट किया, और बाद में फिर क्या बना, NaCl, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। Till here about the definition. If you have any question, my dear cadets, please raise your hand, otherwise type no. Everyone quickly. जी बेटा। सर यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना सर। अगर उसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो और वो एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे तो वो कंप्लीट शेयर तो नहीं होगा ना सर। नहीं नहीं नहीं, आप बात समझे नहीं। कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखना, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, बस बात खत्म होगी, ये कंप्लीट ट्रांसफर है। इलेक्ट्रॉन उधर दो इलेक्ट्रॉन हो, तीन हो, वो अलग बात है। उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, खत्म बात। आगे ये एग्जांपल्स आएंगी,
उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 3 इलेक्ट्रॉन देता है, वो एक अलग स्टोरी है। अभी हम बात कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, दैट्स इट। क्लियर है बेटा? जब उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ओके बन गया आयन, बन गया बस। इन एनर्जी टर्म्स द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, देखें जी अब ये सुनिएगा कि कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एट हायर एनर्जी स्टेट देन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, द एनर्जी डिफरेंस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इनमें क्या चीज रिस्पॉन्सिबल हो रही है? जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, वो जो एनर्जी का डिफरेंस है। जाहिर है कि जब इस एटम ने, लेट्स सपोज ये सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन तभी देगा ना जब ये एनर्जी लेगा। तो अगर इसकी एनर्जी कम है, थोड़ी सी एनर्जी लेके ये दे रहा है, तो इट्स मीन ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन है, तो ये इंशाल्लाह आगे चीजें आएंगी, इनको हम डिस्कस करेंगे। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब ये KCl की एक एग्जांपल है, पोटेशियम क्लोराइड Cl, इसका बॉन्ड बनेगा। इससे पहले कि हम इसका बॉन्ड बनाएं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है कि एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन किस तरह से मौजूद है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ कहाँ पे और किस तरह से हैं। तो ये उसकी एक बताई हुई है पोटेशियम की, यानी कि इसमें बता रहा है फर्स्ट शेल में 1s2, सेकंड शेल में भी 2s2, सेकंड शेल 2p6, देन 3s2 और उसके बाद 3p6। अब ये लास्ट शेल आ गया, इसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, 4s। इसमें आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर तो ये कंप्लीट होता तो दो सूरतें, दो कंडीशन थी, या तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या ये अपना क्या कंप्लीट कर ले? डिप्लेट कंप्लीट कर ले। तो डिप्लेट में भी कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए फिजिबल क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, जिसके बाद इसके पास पीछे कितने रह जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा पोटेशियम का। तो ये देखिएगा आप यहाँ पे इसको, यानी कि ये अगर हुआ इसका फर्स्ट शेल 1s, ये हुआ इसका 2s, उसके बाद ये हुआ इसका 3s, ये हुआ इसका 3p, ठीक है जी। और ये सबसे लास्ट में है इसका 4s, सॉरी छोटा और है, ये इसका हो गया 4s। अब ये देखिएगा, मैं इसमें अब इलेक्ट्रॉन लगाने लगा हूं, डॉट्स के साथ लगाऊंगा। फर्स्ट 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2p में 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3s 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3p 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। यानी कि अब यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन जब मैं इसका 4s शेल ड्रॉ करता हूं तो वो आता है यहाँ पे, जिसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इसकी पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से दिखा रहा है, 2 8 8 एंड 1। अगर ये वाला 1, ये वाला, इसको ये लूज कर देता है, पीछे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने रह जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इट टेंड टू लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म पोटेशियम पॉजिटिव आयन। ये देखें, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो ये 288 एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जिसके बाद पोटेशियम के ऊपर K पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, अब ये बनने के लिए इसको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब आप इसको इतनी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और फिर ये K पॉजिटिव आयन बन जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। जी बेटा बोलें। सर, जिस तरह हम शेल को KLMN का नाम देते हैं, इसी तरह ये जो सब शेल है सर, इसको किस तरह नाम देंगे? हाँ जी, यहाँ पे चलते हैं 1s के बाद फिर आपके पास आता है 2s, फिर
2p, इसी तरह 3s, 3p, फिर 4s, 4p, 4d, ये इस तरह से आएंगे। इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे हम, ठीक है। अभी ये सिर्फ यहीं तक आपको बताया गया है, ठीक है जी। अच्छा जी, द ऑपोजिटली चार्ज पोटाशियम एंड क्लोराइड आयन। अब इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन ने ले लिया या कहीं और से क्लोरीन ने ले लिया, हमें नहीं पता कि क्लोरीन ने यही इलेक्ट्रॉन लिया है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैंने पहले बताया था। अब पोटाशियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। क्लोरीन आयन के ऊपर नेगेटिव। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी इनमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस और स्टैटिक मतलब रुके हुए। अब ये चार्जेस इनके ऊपर रुके हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनको एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्टेड बाय ईच अदर, सो पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म अ क्रिस्टल लेटिस। तो वो क्या बना लेंगे? एक क्रिस्टल की शक्ल बना लेंगे, जैसे आपने NaCl में देखा हुआ है, पॉजिटिव प्लस क्लोराइड नेगेटिव। सो ये देखें, ये जैसे NaCl की एक क्रिस्टल है जिसमें आपको ये कुछ इस तरह से नजर आएंगे, ठीक है। तो ये इनके बॉन्ड्स बन गए यहाँ पे एक दूसरे के साथ। किसी एक एंड पे आप सोडियम लगा लें, यहाँ पे आप क्लोरीन लगा लें, ठीक है। सोडियम मतलब पॉजिटिव, क्लोरीन मतलब नेगेटिव। अब जहाँ पे पॉजिटिव उसके एंड में नेगेटिव, ठीक है, और दूसरी तरफ जहाँ पे नेगेटिव वहां पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे पहला प्लस माइनस माइनस प्लस। तो ये देखिए हर तरफ से ये एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अटैच है और क्या बना रहे हैं? एक क्रिस्टल बना रहे हैं, वेयर नंबर ऑफ केटाइंस आर एंड एनाइंस आर पैक्ड टुगेदर। अब क्या होगा कि जितने भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि केटाइन और नेगेटिव चार्ज एनाइन जो भी हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे स्ट्रांगली। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लेटिस इज 690 किलोजूल पर मोल। इट इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी ऑफ KCl। अब ये बनने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसकी अमाउंट क्या है? 690 इस क्रिस्टल के लिए, और जिसको हम क्या नाम देते हैं? लेटेस्ट एनर्जी का नाम देते हैं। बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। सर लेटिस का क्या मानी है सर? लेटिस लेटिस बेसिकली हम यहाँ पे एक क्रिस्टल को कह रहे हैं, यानी कि उसका यूनिट कह लें, ठीक है, पार्ट, उसका छोटा सा हिस्सा जो है, क्या जी। ओके सर। After the lose of electron, potassium attains the nearest gas configuration। अब उसने क्या किया कि जैसे ही पोटाशियम ने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जो उसकी ही सीरीज में नोबल गैस आ रही थी, इनर्ट गैस की, उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, ऑफ आर्गोन। यहाँ पे बता रहा है आर्गोन की। आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 288। तो ये इसका एक स्टेबिलिटी का साइन है कि इसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और इस लिहाज से इसने वो वाली कंडीशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो अटेन कर ली। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s, 2s2, 2p, 3s, 3p। अब ये देखिए 3p में 5 है, मीन टू से ये दोनों मिलकर 7 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, ठीक है। तो अब 7 में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। इट टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम पोटेशियम एटम टू अटेन द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गोन। ये भी आर्गोन को ही फॉलो करेगी और एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी, और इस काम के लिए कितनी एनर्जी रिलीज करेगी? ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये है 348.6 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी रिलीज करके एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। दिस एनर्जी रिस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। तो ये किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। देखें पोटेशियम में हमने बात की आयनाइजेशन की, क्लोरीन में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है।
आप कह सकते हैं कि यही इलेक्ट्रॉन है या कहीं और से भी आ गया, ये एक अलग इशू है। लेकिन उसके बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जितने भी हैं आर गुड लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन को बड़े इजीली लूज कर देते हैं। द एलिमेंट ऑफ सेवंथ ए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आर गुड गेनर। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बड़े आसानी के साथ गेन कर लेते हैं। सो आयनिक बॉन्ड्स are there in these atoms. A similar type of bond is expected between elements of group 2A, यानी कि अब जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एंड 6A, यानी कि जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उनमें भी बन सकते हैं। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। ओके जी, थैंक यू, वेल डन। अच्छा ये देखिएगा, अब ये यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, यहाँ पे सोडियम है फर्स्ट शेल में आपके पास 2, सेकंड शेल में आपके पास 8 और थर्ड में 1 है। तो अब इसको लूज कर देगा, जैसे सोडियम है तो जैसे ये लूज करेगा इसका आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में 7 है, इधर से ये एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का दिखाया गया है कि वो अपना ऑक्टेट किस तरह से कंप्लीट करते हैं। Let's discuss them in detail. In most of the cases, the formation of positive, dipositive, tripositive and dinegative ions takes place as follow. अच्छा, अब जैसे आपने कहा था कि सर 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये देखिएगा कैल्शियम ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। जैसे ही इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कैल्शियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए इसके। आगे अगर आप बात करते हैं एल्युमिनियम की, तो ट्राई पॉजिटिव, ये देखिए आउटर मोस्ट शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ट्राई पॉजिटिव हो गया। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 6 में ऐड हुए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ लेकिन -2 चार्ज। इसी तरह सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 6 में ऐड हुए, -2 इसकी बन गई, चार्ज आ गया, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। कैल्शियम ऑक्साइड CaO2 आयंस इन द रेशो ऑफ, ये इस तरह से होंगे, ये देखें कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2 एंड इट्स फॉर्मूला इज CaO, while in aluminium Al3+ and O2 ions are represent in the 2 and 3 its formula Al2O3। अच्छा ये क्या बात हुई, इसको गौर से समझिएगा कि एक कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये तो आपस में इक्वल आ गए, यानी कि इनकी सिंपल रेशो आप कह ले 1:1 की आ गई, एक इधर से आया एक इधर से आया। लेकिन जब आप एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में बात करते हैं उस वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि एल्युमिनियम आपके कितने इलेक्ट्रॉन दे रही है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रही है एक एल्युमिनियम। तो एक एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकले, जबकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकती है। तो इसका मतलब है कि एक एल्युमिनियम में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 अगर हम एल्युमिनियम लेंगे तो इसमें से टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। इसी तरह जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं कि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेती है तो 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेगी, 6। तो फिर इनका बैलेंस होगा। तो यही वजह है कि जब आप यहाँ पे देखते हैं तो इनकी रेशो क्या आती है, 2:3, यानी कि 2 एल्युमिनियम के एटम और 3 फिर ऑक्सीजन के एटम होंगे। सिमिलरली कैल्शियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट्स आर आल्सो आयनिक कंपाउंड इन सम एक्सटेंट। तो ये इसी तरह से इनके यहाँ पे जो है वो कंपाउंड्स बनेंगे। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल मैथमेटिक्स है जी। सर जो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव आए ना सर, अगर हम कैल्शियम पॉजिटिव या +2 लिख दें तो इसमें फर्क पड़ता है सर? कोई मसला नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन लिखने पहले लिखने बाद में लिखने, नो प्रॉब्लम। ओके, पॉजिटिव साइन को पहले लगा दे सर। कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस तरह से बुक ने फॉलो किया हुआ दैट्स द बेस्ट वे।
ओके। अच्छा जी, द कंपाउंड फॉर्म बाय द केटाइन एंड एनाइन आर कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो कहता है कि इस तरह से जो कंपाउंड बनेंगे, जो किस तरह से बन रहे हैं, केटाइन से और एनाइन से, कॉल्ड आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का नाम दे रहे हैं। देयर एग्जिस्ट a strong electrostatic force of attraction between cations and anions in these compounds. Criteria of electronegativity also help us to understand the nature of bond. जो हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कंसेप्ट पढ़ा था वो भी हमें मदद करेगा कि हम बॉन्ड की नेचर को देख सकें. सो इन ऑर्डर टू decide percentage of ionic nature in a compound, it is better to note the difference of electron negativity between the bonded atom के किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है. अगर तो उनकी पॉइंट्स में आती है, यानी कि हमारे पास ज्यादा है, जो हमने वो पढ़ा था पॉलिंग्स टेबल पढ़ा था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, उस लिहाज से भी हमें पता लग सकता है. अंडरलाइन कीजिएगा, बड़ा अहम पॉइंट है यहाँ पे, देखिएगा इसको. इफ द डिफरेंस इज 1.7 और मोर देन दैट, देन द बॉन्ड इज सेड टू बी आयनिक. अगर आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो तो फिर आपका बॉन्ड क्या होगा, आयनिक होगा. इतना या इससे ज्यादा, बेशक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, बेशक वो आयन्स हैं या नहीं है, तो फिर आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास अगर इससे ज्यादा हुआ या इतना हुआ तो हम कहेंगे कि बॉन्ड क्या है, आपका आयनिक है, यानी कि उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये तभी होगा, ये कंडीशन, ये वाला पॉइंट आपको तभी मिलेगा जब आपका डिफरेंस ज्यादा होगा. कीपिंग इन एक्सपेक्ट इन व्यू NaCl हैज 72% आयनिक करेक्टर. इसमें अब आयनिक करेक्टर कितना है, 72% है. 92% आयनिक करेक्टर CSFS, इसमें इतना है. And calculation tells us that there is no bond with 100% ionic character. बड़ा ही अहम पॉइंट है कि कोई भी ऐसा बॉन्ड अभी तक आपने नहीं देखा जिसमें 100% आयनिक करेक्टर हो, यानी कि उसमें कुछ परसेंटेज कोवेलेंट की होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बावजूद भी वहां पे क्या हो रहा होता है, ड्यू टू दिस डिफरेंस. ये जो हमें बताती है ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पॉलिंग स्केल, ये हमें क्या बताता है कि उसमें 100% आयनिक नहीं है. कोवेलेंट हो सकता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट हो सकता है, कुछ और फोर्सेस उसमें क्या कर सकती हैं, अमल कर सकती हैं. तो बेटा यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो. जी बेटा. सर 1.